हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा दोस्तों, वैसे ही सरकार एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स जो पेंडिंग पड़े हुए हैं कुछ वो लेंगे, उसके बाद ग्रुप डी का लेगा। तो अगर हम एनटीपीसी के क्वेश्चंस को करते हैं दोस्तों तो हमारा ग्रुप डी भी क्लियर होता है। तो आप ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए स्पेशली हमारा वीडियो है, तो इसे देखना ना भूलें। हम इसमें जो क्वेश्चंस ले रहे हैं दोस्तों वो 28/3/2016 शिफ्ट 1 में आए हुए क्वेश्चंस है पूरे। तो ये प्लेटफॉर्म की बुक से हमने इस बुक है उससे करवा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन बिना किसी लेट लतीफ़ के और बिना कोई देर किए हुए। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस का सेट है। देखते हैं कितना क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो में कैप्चर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों, थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि ध्यान देंगे, एक सप्ताह में एक दुकानदार के द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिलें बेची गई। देखिए इधर इस डायग्राम में नीचे सोमवार से लेकर के रविवार तक को दिया गया है और ये उनकी बिक्री है। यानी इसका मतलब हुआ कि रविवार को कितनी संख्या में बिक्री हुई, 8 की संख्या में बिक्री हुई, सोमवार को 6 की संख्या में बिक्री हुई। और हमें बृहस्पतिवार से यानी गुरुवार से लेकर के रविवार तक को दर्शाना है दोस्तों। तो गुरुवार को कितनी बिक्री हुई, देखिए गुरुवार का ग्राफ 12 तक है, तो गुरुवार को 12 की बिक्री हुई, ठीक ना दोस्तों। शुक्रवार को कितने की बिक्री हुई, 10 की बिक्री हुई दोस्तों, तो शुक्रवार को 10 बिका। शनिवार को देखिए 6 आधा, यानी ये 6 से 8, 2 का ये 2 है, 6 7 8 यानी ये 7 होगा दोस्तों। और रविवार को कितने की बिक्री हुई, 10 और 1 11, तो 12 10 22 10 32 1 33 और 7 40, यानी टोटल बिक्री कितनी हुई दोस्तों। पहला क्वेश्चन का बिक्री हमारा दिया गया है गुरुवार से रविवार तक की बिक्री कितनी है, 40, यानी ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो दूसरा है दोस्तों वो हमारा जीके का क्वेश्चन। दोस्तों हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग बताते चलेंगे जिससे कि आप जब देखें तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो दोस्तों कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। और ये प्रधानमंत्री जो है वो 75 जो अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 75 है उसके आधार पर इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति उसके कार्यों का संपादन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है दोस्तों। ज़्यादा नहीं, इतना याद रखिएगा। कार्यकारी प्रमुख किसे कहा जाता है, प्रधानमंत्री को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों कि 16 का वर्गमूल, अगर आप 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो 16 का वर्गमूल 4 होगा दोस्तों, ठीक ना। 16 का वर्गमूल 4 और 4 के वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 होगा और इन दोनों को गुना करिएगा तो 16 चक 64 हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो ध्यान से देखते हैं दोस्तों। उस क्वेश्चन में क्या कहता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपने पढ़ा होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा। भागा का सिंबल है तो भागा देंगे और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेगा। और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस बाई साइन इज इक्वल टू कॉट। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा को जब रूट से बाहर निकालिएगा तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। यानी हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कॉट थीटा, ठीक ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया दोस्तों। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जीके का है और साइंस है उसमें, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन हमारा 5 कहता है दोस्तों कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसका तरंग दैर्घ्य पर क्या असर पड़ता है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइएगा ना, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी दोस्तों तो हमेशा याद रखिए वेवलेंथ घटता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ घटता है। ये एक दूसरे का जो होता है ना व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आवृत्ति बढ़ती है तरंग की, एक वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, घट जाती है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था दोस्तों। याद रखेंगे 13वीं शताब्दी में इसकी
जो इसका निर्माण किया गया था वो 13वीं शताब्दी में किया गया था दोस्तों, ठीक ना। तो नरसिंहदेव प्रथम ने इसका जो निर्माण करवाया था, नरसिंहदेव प्रथम में 13वीं शताब्दी में पुरी में कराया था। जो पुरी उड़ीसा में पुरी एक जगह है वहाँ कराया गया था जो दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पढ़ेंगे दोस्तों। यदि आपके पिता आपकी माता होती, यदि आपके पिता आपकी माता होती, यानी सीधा सा बात को समझिए, फादर को मदर कहा जाए, यानी पिताजी माताजी हो जाती। यदि आपके पिता आपकी माता होती और आपकी माता आपकी भाई, तो माताजी क्या हो जाते, भाई। माताजी क्या हो जाती दोस्तों, भाई हो जाती। आपकी माता आपके भाई, और आपकी भाई आपकी बहन, अगर आपका भाई जो है ये आपकी बहन हो जाती, ठीक ना। भाई क्या हो जाते, बहन हो जाती। और आपकी बहन आपके पिता होते, तो आपकी बहन आपके क्या हो जाते, पिता होते दोस्तों। तो आप अपनी बहन को क्या कहेंगे, तो दोस्त दीजिए, आप अपनी बहन को क्या कहेंगे, तो देखिए बहन को पिता कहेंगे, बहन को क्या कहेंगे, पिता कहेंगे। क्योंकि हमने नामकरण बदल दिया, ये कोडिंग डिकोडिंग का एक चैप्टर है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग के अनुसार बहन को हम पिता, नामकरण बदल दिया कि पापा जो है उसको मम्मी कहिएगा, मम्मी को भाई कहिएगा, भाई को बहन कहिएगा, बहन को पिता। तो जो बहन होगी हम लोग उसको क्या कह के बुलाएंगे, पिता कह के बुलाएंगे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% वार्षिक दर से निवेश किए गए, तो कहता है 37,500 रुपया हो। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये 1.5 वर्ष में कितना हो जाएगा, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक के लिए क्या होता है दोस्तों, अर्धवार्षिक के लिए हमारा रेट जो है वो आधा हो जाता है। तो रेट अगर हमारा यहाँ पर 8% है दोस्तों, तो फिलहाल कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा दोस्तों। क्यों होता है वो भी समझ लीजिए। ये 8% वार्षिक की दर से है, यानी 8 रुपया जो हम इंटरेस्ट देते हैं दोस्तों, ये 8 रुपया जो हमारा इंटरेस्ट है वो 12 महीने के लिए है दोस्तों। तो 6 महीने के लिए हमारा कितना इंटरेस्ट होगा, 6 दूनी 12 और 2 चौक 8, यानी 4% हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा इंटरेस्ट कितना, तो रेट क्या हो गया, 4%। और हमारा टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइम दुगना हो जाता है। तो टाइम 1.5 वर्ष है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 छमाही हो जाएगा। उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 छमाही होता है दोस्तों। चूँकि छमाही ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, यानी अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीना का। तो यहाँ से हम लोग एक निकालेंगे दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल रेट। क्या निकालेंगे, फाइनल रेट। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 3 साल के लिए, अगर 4% की दर से हो तो उसका होता है 3r/3r² होता है दोस्तों, ठीक ना। अब इस पे अगर हम बैठा दें तो r का मान 4 है, तो 4 चक 16 चक 64, 4 चक 16 16 48 और 4 तिया 12, ठीक ना दोस्तों। अब ये जो लाइन खींचा हुआ ना, इसका मतलब होता है 2 अंक, इसका मतलब भी 2 अंक। तो 2 अंक 2 अंक 4 अंक, यानी 4 अंक के बाद दशमलव होगा। यानी हमारा फाइनल रेट जो आएगा 4% की दर से 3 साल का होगा 12.48। अगर आपका फाइनल रेट ये आ गया है, तो अमाउंट के लिए जो आपका फाइनल रेट होगा, वो सिर्फ इसमें 100 ऐड कर दीजिएगा। तो 100 ऐड करिएगा तो 112.4864%। क्योंकि 100 इसलिए ऐड करते हैं कि ये 12% तो इंटरेस्ट हो गया, और जो प्रीवियस में आपका 100% अमाउंट प्रिंसिपल होगा वो ऐड हो जाएगा। तो टोटल ये अमाउंट पर फाइनल रेट होगा। जब हमारा अमाउंट पे फाइनल रेट निकल गया है, तो डायरेक्ट हम लोग अमाउंट निकाल सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट में हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल में जो भी प्रिंसिपल हमारा दिया हो, अगर हमें CI निकालना होता तो सीधा सा 37,500 में हम लोग सिर्फ 12.4864% को गुना कर देते, तो हमारा रेट यहाँ से CI निकलता। बट हमें क्या पूछ रहा है कि दर से निवेश किया जाए तो कितने हो जाएंगे, यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको देख करके पता चलेगा कि ये आपसे पूछा जा रहा है अमाउंट। तो अमाउंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी फाइनल रेट आया है उसमें आपको 100 से ऐड कर देना होगा। 100 ऐड करेंगे तो इतना होगा। अब ये फाइनल रेट में आपको सिर्फ प्रिंसिपल में फाइनल रेट को गुना कर देना है, यानी 112.4864, और ये परसेंटेज का नीचे कितना आ जाएगा बाबू, 100 आ जाएगा, ठीक ना। और ये दशमलव हटेगा तो नीचे 4 जीरो और आ जाएगा। अब सिर्फ इसे आपको कैलकुलेट कर लेना है, तो कैलकुलेट करते हैं। पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा हमारा, ठीक ना। ध्यान देंगे एकदम
से। अब ये 5 से ये भी कटने वाला है और 5 से ये भी, तो हम 5 से इसको काटते हैं। 5 से कटेगा तो 5 सत्ते 35 और 2 बचेगा तो 5 पचे 25। 5 से इसको काटिएगा 5 दूनी 10 यानी 3 जीरो। ठीक है, 5 से ये कटेगा 15 और 5 से ये कटेगा 5 चौक 20। ठीक ना, 1 2 3 4 जीरो आया ना, तो 5 दूनी 10, 2 3 जीरो हो गया, 5 चौक 20, तो 5 चौक 20। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 जीरो होगा, सॉरी। अब 4 से इसको काट दीजिए, 4 से काटिएगा तो 4 इकाई 4 100 आ जाएगा। 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, 3 बचेगा 32, 4 अठी 32 और 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 4 इकाई 4, 2 बचेगा 4 छक 24। अब आपका आंसर हो जाएगा 15 को अगर आप सिर्फ ध्यान देंगे दोस्तों, 15 को आप सिर्फ 28 12 16 डिवाइडेड बाई 100 अगर इससे आप गुणा कर देते हो दोस्तों, तो आपको हमारा यहाँ पर से अमाउंट मिल जाएगा। तो इसको गुणा करने के बाद आता है दोस्तों 15 छक 90, 90 के 0, ठीक ना, 15 छक 90, 90 के 0 बाकी 9, 15 इकाई 15, 15 9 24, 24 के 4 बाकी 2। अब 15 दूनी 30 और 2 32 के 2 बाकी 3, 15 इकाई 15 और 3 18 के 8 बाकी 1, 15 अठी 20 से 120 और 1 121 के 1 बाकी 12, 15 दूनी 30 और 12 42, 30 12 42 और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, 42,182 रुपया दशमलव 40, 42,182.40। ध्यान से देख लेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन है दोस्तों। कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में करेंगे। ये हमारा इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो गया। आपको ये सारी चीज़ें लिखनी नहीं है, ये फाइनल रेट निकालने में आपको जो टाइम लगे वो डायरेक्ट आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 42182 42182.40 यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 182.40। अगला क्वेश्चन 9 नंबर ये रहा दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। किसी भी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। अगर आप इसकी बात करें तो बीबी का मकबरा, पता है बीबी का मकबरा, ताजमहल और इत्माद उद औला। अब ताजमहल के बारे में तो आप जानते हैं कि ताजमहल को जो है शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए, मुमताज़ की कब्र पे बनाया, यानी वो किसी मृत व्यक्ति का एक मकबरा है। और बीबी, अगर हम बीबी की मकबरा की बात करें तो इसे औरंगजेब ने बनाया था, महाराष्ट्र में बनाया गया था बीबी का मकबरा, वो भी किसी की कब्र है। लेकिन चार मीनार को जो बनाया गया था कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में बनाया, जो किसी भी व्यक्ति का मकबरा नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है, यानी इसका आंसर चार मीनार होगा। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था दोस्तों, तो वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, ठीक ना। अगला, कॉट ए बराबर 12/5, तो साइन ए प्लस कॉस ए गुने कॉसेक ए का मान कितना होगा? दोस्तों एकदम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में एकदम फास्टेस्ट कैलकुलेशन के आधार पर ही हम लोग काम कर रहे हैं। एकदम जल्द से जल्द इस तरह के क्वेश्चंस को हमें डील करना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉट ए का मान 12/5 दिया है। अगर आप बात को समझते हैं तो हम यहाँ पर से एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। तो और कॉट ए, तो कॉट का मतलब, साइन का मतलब तो होता है लंब बटा आधार, साइन का मतलब सॉरी कॉस का 10 का मतलब होता है लंब बटा आधार, तो कॉट का मतलब होगा 12 आधार बटा लंब, उल्टा होता है ना, ठीक ना। तो क्या होगा 12/5। अगर ये 5/12 हो गया ना, तो अब यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं, आधार 12 हो गया और 5, तो अगर एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 13 होगा। इसको निकालने के लिए क्या होता है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो √12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, 144 25 169 और 169 का वर्गमूल 13। अब यहाँ से साइन ए का मान निकालिए, तो साइन का मतलब सारा ए ही पे चल रहा है, यही ए है तो सब कुछ उसी पे चलेगा, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 5/13 दोस्तों। कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, कॉस ए का मान हो जाएगा 12/13 दोस्तों। क्या हो जाएगा 12/13 प्लस 12/13 दोस्तों, मल्टीप्लाई कॉसेक, तो कॉसेक क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा होता है, तो साइन का 5/13 है तो कॉसेक का 13/5 हो जाएगा दोस्तों। अब इसे आप हल कर दो तो नीचे देखिए सेम है, तो नीचे तो 13 ही हो जाएगा और ऊपर जुड़ जाएगा 12 5 17 और गुने 13/5 कट जाएगा, तो 17/5, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 17/5
5। क्या हो जाएगा दोस्तों? 17/5 यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर ये है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कहता है दोस्तों कि एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपया में बेचता। अब सोचिए 25% वो हानि उठा रहा है, यानी उस मेज को उसने 75% पर ही बेच दिया। तो 75% के लिए उसको कितना मिलता है दोस्तों? 4200 रुपया मिलता है। समझिएगा बात को, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को या जो भी है एक मेज को 4200 रुपया में बेचता है। तो 4200 रुपया में वो 25% हानि उठा करके बेच रहा है, यानी 100% में ही 25% का नुकसान, यानी 75% बराबर 4200। तो उसे 25% का लाभ लेना है। तो 25% का लाभ लेना है, यानी जो 100 है उससे भी 25% ज़्यादा। तो 125% बराबर क्या हो जाएगा? 4200 बटा 75 और गुणे 125। 25 75 और 25 बचे 25 से 3 से कट जाएगा। 3 इकाएँ 3 1400 और 14 बचे 70। 14 बचे 70 का मतलब 7000। यानी उस मेज का जो मूल्य होगा कितने में बेचना होगा? अगर 25% का लाभ चाहिए तो आप उस मेज को 7000 रुपया में बेचेंगे तो जाकर के आपको 25% का लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 11 के बाद 12 के बाद 13 नंबर ये है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। दो स्कूटर यात्री ए और बी एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, यानी एक इधर से आ रहा है दोस्तों और एक इधर से आ रहा है। टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच 300 किलोमीटर की है, बट ये 25 किलोमीटर दूर रह जाते हैं। इन्होंने मात्र 275 किलोमीटर, अगर 25 किलोमीटर अभी भी दोनों के बीच का गैप है, यानी दोनों ने मिलकर 275 किलोमीटर की दूरी तय की है, 25 किलोमीटर रह जाता है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे से, यानी मान लीजिए पहले स्कूटर की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, तो दूसरे की चाल क्या होगा? इससे 10 किलोमीटर ज़्यादा, यानी x + 10 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों, ठीक ना। एक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे की चाल 10 किलोमीटर ज़्यादा होगी, और इन्होंने 2.5 घंटे में, तो ये 2.5 घंटा में जो दूरी तय करेगा, और विपरीत दिशा से आ रहे हैं तो चाल जुट जाएगा। विपरीत दिशा में चाल क्या होता है दोस्तों? जुट जाता है। तो चाल दूरी बराबर चाल गुने समय, समय का मतलब 2.5 घंटा, 2.5 का मतलब 5/2। अब इसे सिर्फ हल करना, यानी इतनी दूरी तय की जो कि 275 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर था, बट 300 उन्होंने तय नहीं किया, उससे 25 किलोमीटर कम ही तय किया है। तो 275 तय किया है, 275 तय किया। यहाँ से काट दीजिएगा, 5×5 = 25, और यहाँ से फिर कटेगा 5×5 = 25, 5×5 = 25, 55 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको क्या करिएगा? इसको उधर ले जा करके गुणा कर दीजिएगा। तो 55 दूनी 110। अब यहाँ से 2x + 10, तो 2x बराबर क्या होगा? 10 उधर जाकर घट जाएगा। तो 2x = 100, यानी x का मान कितना होगा दोस्तों? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पहला स्कूटर का जो चाल होगा दोस्तों वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जबकि दूसरे स्कूटर की चाल उससे 10 किलोमीटर ज़्यादा थी। तो दूसरा स्कूटर की चाल क्या हो जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हुआ दोस्तों। अगर आप इसे चाहते तो आसानी से ऑप्शन से भी बना सकते थे। ऑप्शन से ऐसे बनता कि 300 किलोमीटर में 25 किलोमीटर कम, यानी 275 किलोमीटर की दूरी कौन तय कर सकता है? विपरीत देता है तो 60, 6 × 5 = 11, 110। अब 110 को 2.5 से गुणा करते हैं, 5/2, तो कितना हो जाता? 55, 55 बचे 255 बचे 25, 25 बचे 275। तो आंसर आपका यहाँ से भी आसानी से निकल सकता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा दोस्तों। अब हम जीके का सिर्फ आंसर आपको बताते चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो इसमें से जो एक कोशिकीय जीव है दोस्तों वो है प्रोटोजोआ। याद रखिएगा, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया दोस्तों? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों 16 से 18, मैथ है या रीजनिंग वो देखते हैं हम लोग दोस्तों। 16 से 18 ये रहा दोस्तों क्वेश्चन हमारा। 16 नंबर क्वेश्चन से 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया गया, अमर, बाबू, शेरा और दिया से कहा गया है कि वो 4 बहु विकल्पों वाले प्रश्न पत्र को हल करें जिसमें विकल्प 1, 2, 3, 4 हैं और उत्तर पुस्तिका में चिन्हित की गई उससे यह बताया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 1
अमर बाबू ने 2। बाबू के सभी उत्तर गलत थे। अमर के पहले 2 जवाब निश्चित रूप से गलत थे। दिया के 2 उत्तर सही थे, लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था। अमर व शेरा का केवल एक ही उत्तर सही था। अब इसमें से आपको बताना है कि किसका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर सही है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो किसका सही है, अब इसके आधार पर बनाने के लिए जो ऊपर जो ये डाटा दिया गया है दोस्तों, इस डाटा को आपको आराम से पढ़ना होगा, तब जाकर के आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर कहता है दोस्तों, बाबू के सभी उत्तर गलत थे। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ना तो 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ना तो 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ना तो 4 होगा, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 2 भी नहीं होगा। तो ये भी गलत हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, और ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, अमर के पहले 2 जवाब निश्चित रूप से गलत है, यानी अमर ये दोनों का जवाब गलत दे चुका है, और बाबू सबका जवाब गलत दे चुका है, और शेरा का ये जवाब गलत है दोस्तों। अमर व शेरा का केवल एक ही उत्तर सही था। अमर व शेरा का केवल एक ही उत्तर सही, दिया के 2 उत्तर सही थे। अब दिया के कौन से 2 उत्तर सही होंगे ये तो कंफर्म होगा नहीं। यहाँ से दिया के सिर्फ 2 ही उत्तर सही थे, लेकिन दिया के 2 उत्तर सही थे, लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत है। अब ये भी चौथा उत्तर गलत हो गया। अब बचा क्या, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ कहता है क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर सही है, कौन दिया है। अब ये भी गलत हो गया दोस्तों, ये भी गलत हो गया, ये भी। बात को समझ लीजिएगा, बाबू के सभी उत्तर गलत हैं, यानी ये जो भी उत्तर है गलत है। अब बाबू ने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 2 दिया है, अगर यही गलत है तो शेरा ने भी अगर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 2 दिया है तो वो भी गलत होगा। अमर के पहले 2 उत्तर गलत है, तो अमर के ये दोनों भी गलत होंगे। अब क्या कहता है, दिया के 2 उत्तर सही हैं, लेकिन चौथा गलत है। अब चौथा गलत है, दिया का चौथा उत्तर गलत है, बाकी इसमें से एक गलत और होगा। चलिए कोई बात नहीं। अमर व शेरा का केवल एक ही उत्तर सही है। अमर और शेरा, अमर का और शेरा का केवल एक ही उत्तर, तो अमर का क्वेश्चन नंबर 3 वाला भी गलत हो जाएगा। अगर ये भी गलत है तो ये भी 3 नंबर आंसर दिया है, तो ये भी गलत होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 4 करता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर 3 होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में यही एक सही जवाब है, जिसको किसने दिया, अमर ने दिया। यानी 16 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा। चलिए इसमें हम और देख लेते हैं। बाबू ने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1 दिया था, वो गलत था, तो शेरा का भी क्वेश्चन नंबर 1 का गलत हो जाएगा। अब शेरा ने सिर्फ किसका उत्तर सही दिया है दोस्तों, तो शेरा ने केवल 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सही दिया है, क्योंकि ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों क्या है वो पढ़ लेते। कहता है शेरा ने किस प्रश्न का उत्तर सही दिया, तो शेरा ने क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर सही दिया था। हमने भी दिखाया था आपको दोस्तों, शेरा ने किस प्रश्न का उत्तर सही दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 का। दिया के कौन से 2 उत्तर सही है, तो हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं। दिया के 2 उत्तर, देखिए दिया के कौन से 2 उत्तर सही, अब ये 3, ये तो गलत कर ही दिया था। अब देखिएगा दिया यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन पे टिक लगाई, इसमें 3 किसी का नहीं, यानी हो सकता है ये 4 नंबर पर दिया ने लगाया है टिक, और 4 नंबर पर अमर बहन लगाया था, और अमर के इन दोनों क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया था। यानी दिया, अमर अगर 4 नंबर 2 का लगाता है तो वो गलत है, तो दिया का भी 4 नंबर गलत होगा। अब दिया ने 2 प्रश्न सही दिए थे, तो पहला प्रश्न का उत्तर और तीसरा प्रश्न का उत्तर, तो दिया का क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला और तीसरा। तो इनमें से क्या हो गया, दिया के कौन से 2, पहला और तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। वो जो डायग्राम है उसको अच्छा से ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 का आता है दोस्तों, इनमें जो अनोखा है उसे मालूम करिए। अनोखा का मतलब जो अलग है दोस्तों। अब यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125 और 6 का क्यू 216। यानी ये अनोखा है, चूँकि ये स्क्वायर में है और बाकी सारे के सारे क्यूब में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36 जो स्क्वायर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का आता है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। एकदम याद रखिएगा दोस्तों, पहली बार संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। पहली बार दोस्तों जो हमारा संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में 1951 में हुआ। अगला, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ था। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ भारत में आंध्र प्रदेश में। याद रखने का तरीका है, कच्चा पुड़ी अंधा आदमी खाता है। कच्चा पुड़ी कौन खाता है, जो अंधा होता है वही खाता है। तो कच्ची पुड़ी का नृत्य का प्रारंभ कहाँ शुरू हुआ था, आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, यह मेरी बहन के भाई। अब देखिए ये लड़की है दोस्तों, एकदम डायग्राम से समझिएगा, ये लड़की है
और हम राजीव है दोस्तों, ठीक ना। खुद को मानना होगा ब्लड रिलेशन में, जिसके बारे में कहा। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा हम राजीव हैं, और हमने लड़की को देखते हुए कहा, तो क्या कहता है, राजीव ने कहा कि यह मेरी बहन के भाई, यानी ये जो लड़की है वो मेरी बहन के भाई, तो मेरी बहन, राजीव की बहन का भाई, राजीव का भी भाई हो गया, और राजीव के भाई के पिता यानी राजीव के पिता, और राजीव के पिता की एकमात्र पुत्री है, तो राजीव के पिता की एकमात्र पुत्री यानी राजीव की बहन ही होगी। तो उस लड़की का राजीव से क्या संबंध है, तो वो लड़की राजीव की बहन होगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा दोस्तों, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से ही है दोस्तों, क्या कहता है, सो ध्यान से देखिएगा। एक आदमी ने 360 रुपया में 144 संतरे खरीदे और 10% के लाभ से बेच दिया, तो अपने प्रति दर्जन कितने दर से बेचे, यानी प्रति दर्जन संतरे जो है उसने किस दर से बेचे। अब सोचिए, एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरा खरीदा, तो 360 रुपया में 144 संतरा खरीदा, 360 रुपया में 144 संतरे खरीदे, तो एक संतरा का निकाल सकते हैं। तो एक संतरा का क्या होगा क्रय मूल्य दोस्तों, तो एक संतरा का क्रय मूल्य हो जाएगा 360 बटा 144, ठीक ना। चलिए, तो एक संतरा हो गया। अगर हम चाहते हैं एक दर्जन का निकालना, तो एक दर्जन में इसे सिर्फ 12 से गुणा कर दीजिएगा, तो आप एक दर्जन का निकाल लीजिएगा, तो बराबर है 44 से, और 12 तिया 36, यानी एक दर्जन संतरे का क्रय मूल्य 30 रुपया है, तो हमें इस पे बेचने में 10% लाभ, तो 10% लाभ का भी क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ, तो 110 बटा 100 काट दीजिए, यानी 11 तिया 33, 11 तिया 33, यानी 33 रुपया में हम एक दर्जन संतरा बेचेंगे। तो प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचा, 33 रुपया प्रति दर से बेच देगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोस्तों, ए और बी मान लीजिए, ठीक ना। ए और बी क्या कहता है, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई 1 और बी की लंबाई का 5/8, तो 1 का 5/8। इसको हल करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 5:8, यानी ए की लंबाई 5 है तो बी की लंबाई 8 है। हमको निकालना है बी की लंबाई और ए की लंबाई, तो बी अनुपात ए, यानी सिर्फ इसको आप पलट दो तो 8:5। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 यानी क्वेश्चन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 26 ये है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है दोस्तों, दो क्रमानुपात यानी क्रमागत संख्याएं ज्ञात करिए, यानी लगातार, यानी अगर 6 है तो अगली 7, 7 है तो अगली 8 ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला, अगर पहली संख्या x है दोस्तों, तो दूसरी संख्या क्या होगी, उसके बाद वाली संख्या x+1, ठीक ना। तो दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात करें जिनमें पहले अंक का 3 गुना, तो पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है, तो दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। हल हो गया दोस्तों। अब सिर्फ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिए, 3x 2x + 2 = 5, 3x में से 2x गया x और 5 2 7, यानी पहली संख्या 7 होगी और दूसरी संख्या 8, एक ज़्यादा होगा तो 7 और 8 हो जाएगा दोस्तों। 7 7 49, इसका 7 21, 8 दूनी 16, 16 5 21 आ गया ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 27 ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, आप की ओर चेहरा किए हुए 5 लड़कियां बैठी हुई है। दोस्तों अगर मेरी तरफ किए हुए है चेहरा, तो सीधा सा समझ लीजिए कि इस तरफ किए हुए, क्योंकि मेरा अगर मेरे तरफ नहीं किए हुए रहते, ऊपर की ओर के तो उत्तर होता है। अगर मेरी तरफ किए हुए, तो अगर मेरी तरफ का मतलब दक्षिण की ओर किए हुए। अब समझिएगा, दक्षिण की ओर किए हुए, तो इधर दक्षिण के लिए इधर क्या होगा दोस्तों, इधर इस दिशा में हो जाएगा। अगर उधर मुंह किए होते हैं तो इधर होता बाएं, लेकिन अब क्या होगा, इधर दाएं हो जाएगा और इधर बाएं हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। अब बनाते हैं, रूही और मनाली ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठी हुई है, तो ऊर्जा के दाएं कौन बैठी हुई है दोस्तों, रूही ऊर्जा के दाएं बैठी हुई है। तो ऊर्जा के दाएं कौन बैठी हुई है, रूही, और मनाली ऊर्जा के बाएं बैठी हुई है, तो मनाली ऊर्जा के बाएं बैठी हुई है, ठीक है। मनाली और तान्या के बीच ध्वनि, मनाली और तान्या के बीच कौन बैठी हुई है, ध्वनि बैठी हुई है। ये पांचों लड़कियां दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठी हुई है। अब इसका आंसर, तान्या के दाएं कौन बैठी है, तो अब देखिए तान्या यहाँ है। अब तान्या के दाएं किधर होगा, इसका मुंह इधर है तो दाएं तो इधर हो गया, तो तान्या के दाएं कौन हो जाएगा, ध्वनि बैठी हुई है। तान्या के दाएं कौन बैठी हुई है दोस्तों, ध्वनि बैठी, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, ध्यान दीजिएगा।
इसमें बीच में कौन बैठी है, तो देखिएगा बीच में मनाली बैठी हुई है। बीचों बीच कौन बैठी हुई है, बीच में मनाली बैठी हुई है। आंसर क्या होगा, बीच में मनाली बैठी हुई यानी सी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धोनी और रूही के बीच कितनी लड़कियां। देखिएगा धोनी और रूही के बीच कितनी लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं ना। धोनी और रूही के बीच कौन 2 लड़कियां हैं, ऊर्जा और मनाली बैठी हुई है। तो धोनी और रूही के बीच 2 लड़कियां बैठी हुई है, जो है ऊर्जा और मनाली बैठी हुई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसी से रिलेटेड है तो यहीं पर ख़त्म करेंगे दोस्तों। देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। कहता है दोस्तों थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो याद रखिए थर्मोस्कोप का आविष्कारक गैलीलियो गैलीली को माना जाता है दोस्तों। गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। आज तक क्वेश्चन नंबर 30 का ही सॉल्यूशन दोस्तों। अगले सीरीज में 30 के आगे के क्वेश्चंस को लेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।